हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ऑप्टिक्स का टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ पहले प्रीरिक्विजिट समझ लेते हैं। हमें पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पता होने चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे दो हैं। पहला क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो पहला लॉ पता होना चाहिए आपको। सेकंड लॉ ये पता होना चाहिए, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो वो क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, जैसे अभी दो केसेस होते हैं हमारे पास, डेंसर से रेयर में आएगी और सेकंड लाइट रेयर से मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो इसमें क्या इफेक्ट आता है? तो हमने समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जब डेंसर से रेयर में लाइट आती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जितनी आ रही थी, जैसे जाना चाहिए था, उससे और दूर चली जाती है। पहली चीज ये समझ आ गई। दूसरी चीज, अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो जिस रास्ते जाना चाहिए था उससे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है, इधर को मुड़ जाती है। तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो समझ आ गया होगा। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। समझते हैं। तो हमने पहले बात करा, एक ग्लास स्लैब बना लिया। ये हमारा एक ग्लास स्लैब लिया हमने। ठीक है, ऊपर एयर है, एयर मीडियम, यहां पे ग्लास एज अ मीडियम एंड लास्ट इज एयर। ये भी एयर है, एयर एज अ मीडियम हो गया। ठीक है, तो लाइट रे क्या है? लाइट रे आपकी आई इस तरीके से, जो लाइट रे आपकी जो ग्लास की तरफ आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये जो हम यहां पे परपेंडिकुलर बनाते हैं इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल, और इनके बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीजें हमें पता है। अब आती है जब लाइट अब एयर से ग्लास में आ रही है। ऑब्वियस बात है, ग्लास जो है वो डेंसर है। वो क्या है? डेंसर है। तो डेंसर मीडियम में तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। जाना चाहिए था सीधा, बट इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। थोड़ा सा क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? तो लाइट रे इस तरीके से आ गई। यहां आने के बाद अब हम यहां पे क्या करते हैं? फिर से नॉर्मल बनाते हैं। देखिए, ये भी नॉर्मल, वो भी नॉर्मल, तो दोनों क्या है? ये पैरेलल हो जाती है एक दूसरे से। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये आर के बराबर ही हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर? और ये जो लाइन जो हम जा रही है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? अब इसको फिर से अगर हम बात करें, ट्रेस करें, तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट क्या हो रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। थोड़ा सा जो जिस पाथ में जाना चाहिए था उस पाथ से थोड़ा और डेविएट हो गई, और ये बन गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। लाइट इससे बाहर निकल रही है, इमर्जेंस हम कहते हैं इसे। ठीक है, और जो लाइट निकलती है इस लाइन को हम कह देते हैं री एमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, और जो एंगल बना उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां समझ आया होगा। आप चीजों को समझते हैं वापस। लाइट रे जो आपकी फॉल करती है ग्लास स्लैब पे उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल आपकी वो हम जो क्रिएट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, तो वो रहता है ये सरफेस मतलब रहता है। फिर उसके बाद आपका ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। लॉ वही लग रहा है, रेयर से डेंसर में आ रही है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गई। यहां पे डेंसर से रेयर में आ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। अब हमें यहां से देखिए कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। वो क्या चीजें रहती है? तो ये जो लाइट है ये हमें देखा जाता है कि जो एंगल निकल रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, ये जो ई है ये हमेशा आई के बराबर होता है। पहली चीज तो समझ, पहला पॉइंट हमें याद रखना है, आई एंगल किसके बराबर होता है? एंगल ई के। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं जो इंसिडेंट रे है ना, इससे क्या एक और चीज समझ आती है हमें। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होता है ना, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज आर ऑलवेज पैरेलल। ये एक दूसरे को क्या होती है? एक दूसरे से पैरेलल होती हैं।
तो ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइन जाती हैं। तो ये जो इसका डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लाइट रे जो आ रही थी वो एक्चुअली में क्या है, वो जिस पाथ से जानी चाहिए थी उस पाथ से थोड़ा डेविएट कर जाती है। इस डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। तो यहां पे ये चीजें रहती हैं, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका सारे पार्ट्स रहते हैं। आपको ये बनाना आना चाहिए, आपको इनके बारे में, पॉइंट्स के बारे में समझना चाहिए। ये एंगल ऑफ, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर ही होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहां पे हम एक चीज समझ लेते हैं, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है, ये डिपेंड किस चीज पे करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हम देखते हैं तो डिपेंड करता है पहली चीज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट आएगा। समझ आया। क्योंकि क्या होगा, जो लाइट रे है आते आते वो दूर होती चली जाएगी। ये कम डिस्टेंस था तो ये पास, मतलब ज्यादा भी रेडिएट करा। अगर और ज्यादा आप करते जाएंगे तो ये डेविएशन ज्यादा बढ़ जाएगा। पहली चीज समझ आ गई। तो थिकनेस पे डिपेंड करती है। सेकंड किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अभी तो देखिए यहाँ पे ग्लास स्लैब है ना, ग्लास स्लैब की जगह पे कुछ और होता है, वाटर हो जाता है या फिर आपका कोई और मीडियम हो जाता है, तो उसमें भी डिपेंड करती है। उसके हिसाब से भी क्या हो जाता है आपका ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। समझ आ गया। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक तो थिकनेस एंड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोर्थ जो आपका थर्ड पॉइंट और आता है, थर्ड जो आता है वो आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाएंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाएंगे तो ये लाइट जो है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है। समझ आया। तो एंगल ऑफ, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप बढ़ाते चले जाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। तो 3 चीजें हो गई, थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चौथी चीज जो हो जाती है वो आपका बेसिकली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कौन सी लाइट की वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो 4 फैक्टर, अगर हम बात करते हैं 4 फैक्टर्स पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, इसको हम x बोल देते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट x डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करता है। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं, सीधा लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट, और फोर्थ थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब पे भी डिपेंड करता है। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, क्लियर। अभी इसमें चीज समझते हैं थोड़ा सा। अगर हमने लाइट उस साइड से भेजी है तो हमें क्या हुआ, यहाँ इस साइड से दिखेगी। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हो, अगर आप ऑब्जर्वर इधर होगा तो ऑब्जर्वर यहाँ से ऐसा लगेगा कि लाइट इस रास्ते से आ रही है ना। तो उसे तो ये लगेगा कि लाइट ऐसे सीधा सीधा अगर हम ट्रेस कर दे तो इस तरीके से आ रही है ना। तो अगर उल्टा भी हो सकता है क्या, पॉसिबल। हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इंसिडेंट रे यहाँ से आई है और हमें यहाँ ऑब्जर्व हो रही है, अगर हम यहाँ से लाइट भेजें तो ये ट्रेस करके इंसिडेंट रे में ही हो जाएगी क्या। तो अगर हम बात करें, इसका आंसर है यस। कैसे, देखिए हम अगर यहाँ से लाइट भेजेंगे रेयर से डेंसर तो क्या होगा, इट विल, ये जो जानी चाहिए थी इसकी एक्चुअली में इधर जानी चाहिए थी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इधर को हो जाती है। फिर नॉर्मल से गई, फिर वही वाला हिसाब हो जाएगा जैसे डेंसर से रेयर में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो जाना चाहिए था उससे अवे हो जाएगी और इसी पाथ पे ट्रेस कर जाएगी। तो ये रिवर्सिबिलिटी है, मतलब आप यहाँ से भेजिए लाइट तो जहां पे दिखाई दे रही है वहां से अगर लाइट भेजेंगे तो उल्टा उसी जगह से पास कर जाएगी। समझ आ गया होगा, क्लियर। यहां तक कोई डाउट होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, तो हम देख लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। कभी कभी ये देखा जाता है अगर ऐसे ही ग्लास स्लैब हो या वाटर का, अगर हम बात करें ऐसे वाटर टेबल बना दे तो उससे होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स है ना, हमारी ऑब्जेक्ट्स अपनी एक्चुअल जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, हमें बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। तो आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, आप देख सकते वाटर में अगर आपने कॉइन डाला, ऊपर से देख रहे तो कॉइन ऊपर को तैरता हुआ दिखाई देगा। या मछलियां जो होती हैं एक्वेरियम में, अगर आप ऊपर से देख रहे तो ऐसा लगेंगी वो आपके पास है लेकिन वो एक्चुअली में डेप्थ में होती है। तो ये इफेक्ट क्यों क्रिएट होता है, ये कैसे होता है, ये समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा होता है। अगर हम बात करते हैं, हमने बोला कि चलो पहले हम ग्लास स्लैब से ले लेते हैं। हमने बोला ग्लास स्लैब था,
ठीक है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि भैया इस पॉइंट पे ए जगह पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो अब हमने इसको नीचे रख दिया तो इसलिए पॉइंट पे है। तो देखते हैं कैसे होगा। अब हुआ क्या, इससे लाइट रे निकली, लाइट रे चली जा रही है, ठीक है। ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लेते हैं, और ये एयर है तो उसका 1 मान लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीडियम का म्यू मान लिया, म्यू एम मीडियम का, क्लियर। अब होगा क्या, जब लाइट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए। अब इसको जाना चाहिए था इस तरह से, बट डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और भी बढ़ जाएगा इसका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है वो देखेगा, उसे लगेगा यार एक्चुअली में, अगर हम इसको ऐसे रखें तो उसको लगेगा यार एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्या है, इस जगह पे पॉइंट पे है। उसे फील होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे है। तो क्योंकि उसको लगेगा ना, लाइट, हमें क्या होता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। तो हमारी आईज को लगता है कि हमारी आईज ये सोचती है कि जो लाइट है स्ट्रेट पाथ से ट्रेवल करके आएगी, बट हमें क्या पता था यहाँ तो बेंड हो गया है ना। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा इस रास्ते को ट्रेस करो, तो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। वो सोचे, वो मतलब इमेजिन होगा। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल डेप्थ तो क्या होगी, ये वाली डेप्थ हो गई। तो हम इसे कहते हैं एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ। और ये क्या हो गई, अपैरेंट डेप्थ, इसे हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ ही हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये हुआ आपका डेल्टा एक्स, जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो डेल्टा एक्स इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, कि भैया एक्चुअली में शिफ्ट हो गया कहां पे, लेटरली, मतलब इस लेटरल डायरेक्शन में ऊपर को शिफ्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नीचे था बट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट बड़े दिखाई देने जाते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट को हम समझते हैं, इसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट इफेक्ट, ये आ जाता है यहां से, समझ आया। अब हम बात करते हैं लेटरल शिफ्ट निकालना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें ये और ये एंगल, अगर हम बात करते हैं, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, आर, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, दो हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इसको नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी तो दे रखा है हमने, सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डेरिवेशन है वो भी हम कर लेते हैं, यहां पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा आर हो जाएगा। ये एंगल आई है छोटा सा, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। चलिए, ये पूरा आर है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 90 माइनस आर। क्यों, बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल है, और ये पूरा, ये क्या है, ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, ये डिस्टेंस एपेरेंट डेप्थ, हमारी जो एपेरेंट डेप्थ आएगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे, इसको हम वाई डिस्टेंस मान लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे से, तो एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, ठीक है, दिस अपॉन दिस, ठीक है, अपॉन अगर हम बात करते हैं ये फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका आ गया टेन थीटा। टेन कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, 10 90 माइनस आर, ये आपका आ गया पहली चीज, ठीक है। अब सेकेंडली, ऐसे एक्चुअल डेप्थ में बात करें तो एक्चुअल डेप्थ अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, ये एंगल ये आई है, और तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, है ना। तो यहां पे आ जाता है 90 माइनस आई, 10 90 माइनस आई, ठीक है जी, समझ आ गया होगा। अब हम इन दोनों को, हमारे को क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देते हैं, y से y कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ का रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड किया तो ये आगे 10 90 माइनस, हमारे 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, तो हम इसको कॉट रख देते हैं,
कॉट आर अपॉन कॉट आई। कॉट को tan में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन्हें डिस्टेंस इनको ना वैल्यू नंबर दे देते हैं, इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं। तो यहां से अपेरेंट डेप्थ तो होगी x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू tan i अपॉन tan r, tan i अपॉन tan r, ठीक है। जब एंगल बहुत छोटा होता है आपको याद रखना है, फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इक्वल टू हो जाता है sin थीटा इक्वल टू थीटा। ये एक लॉजिक होता है, जो छोटे एंगल के लिए tan थीटा sin थीटा और थीटा ये तीनों इक्वल होते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं, छोटे एंगल्स हैं ये सब, तो हम बोल देते हैं ये दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r। ये हमारे को यहां से मिल गया, समझ आया होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको डिराइव किया, हमें पता लग गया जो x2 अपॉन x1 है वो sin i अपॉन sin r है, और हमें ये sin i अपॉन sin r हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ तो ये एंगल आई था, ये था, स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो हमें पता है बाय स्नेल्स लॉ sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू, जिस देखो sin i अपॉन sin r ये किसके बराबर होता है, जिस मीडियम में गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का 1 जिससे आया अपॉन म्यू, मीडियम जो है उसका म्यू है, ठीक है। तो sin i अपॉन sin r की वैल्यू आ गई, यहां रख देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये वापस इक्वेशन इसको 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। पुटिंग इक्वेशन 1 रखते ही जैसे रखेंगे तो हमें मिल गया यहां से x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एम, 1 अपॉन म्यू एम, ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो हमारा यहां से ये रिलेशन मिल गया, तो हम बोल देते हैं यहां से हमारा क्या आ गया, x2 किसके बराबर हो गया, म्यू एम, ओ x2 इंटू म्यू एम इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x1, ठीक है। तो x1 एक्चुअली में क्या था, ये पूरी थिकनेस है, ये किसकी क्या है, x1 है एक्चुअली में इस आपकी स्लैब की थिकनेस, तो इसकी स्लैब की थिकनेस है तो ये t के होके बराबर हो गया, तो x2 इज इक्वल टू t अपॉन म्यू एम, ये आपको मिल गया। t हो गया थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर। तो हमारा ये जो एक्चुअल में जो हमें एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है वो किसके बराबर होती है, जो थिकनेस है स्लैब की डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे को ये चीज यहां से मिल गई, इतना हमें यहां तक सॉल्व करना पड़ा और मिल गया। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमें लास्ट चीज रह गई, अब तो लेटरल शिफ्ट निकालना है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कुछ नहीं है, लेटरल शिफ्ट है। लेटरल शिफ्ट क्या था, एक्चुअल डेप्थ जो पूरी डेप्थ थी माइनस, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ मान लेते हैं टी माइनस, और जो x2 है एपरेंट डेप्थ, ये तो है लेटरल शिफ्ट, एक्चुअल शिफ्ट हुआ, तो रख देते हैं टी माइनस टी अपॉन म्यू एम। तो इसका जो आपका शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू एम। तो आपको जो शिफ्ट होता है वो आपको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। शिफ्ट होगा आपका थिकनेस ऑफ द स्लैब जो आपको दी जाएगी इनटू 1 अपॉन 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे और समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो करते हैं इसको, हम समझते हैं, हमें पता लग गया जो वो आपका लेटरल शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला है थिकनेस इनटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला पता लग गया। तो हम क्वेश्चन एक इस तरह से मान लेते हैं कि एक सपोज करिए वाटर टैंक है, वाटर टैंक है जिसकी डेप्थ है 6 सेंटीमीटर, ज्यादा लेते हैं कुछ फॉर एग्जांपल 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेप्थ हमने मान ली 24 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे एक कॉइन रख दिया गया, क्या रखा गया, कॉइन रखा गया। तो हमें बताना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है आपको, होता ही है, वो होता है आपका 4/3 या 1.33 होता है, ठीक है। तो हमने बोला क्वेश्चन ये आया एट व्हाट हाइट द कॉइन विल बी सीन,
कितनी हाइट पे हमें दिखाई देगा, तो हमें निकालनी एपरेंट डेप्थ, हमें ये निकालना x, एंड व्हाट इज द शिफ्ट, व्हाट इज द शिफ्ट डेट अकर, तो हमें शिफ्ट भी निकालना है, कितना शिफ्ट हुआ, दोनों चीज निकालनी है। ठीक है जी, है ना। तो हम शिफ्ट निकाल सकते हैं, शिफ्ट में जो शिफ्ट निकलेगा उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा। करते हैं, तो शिफ्ट निकालते हैं। तो लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टोटल थिकनेस कितनी थी वाटर की 24 सेंटीमीटर, ओके, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4/3, 4 डिवाइड बाय 3 करने के ऊपर लिख लेते 3, ये आ गया। चलिए 24 1 माइन ये एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1 आ जाएगा, 4 6 24, तो आपका 6 सेंटीमीटर ये क्या कर दिया डिफ्लेक्ट, मतलब ये क्या होगा 6 सेंटीमीटर ऊपर को शिफ्ट हो गया। तो एक्चुअली में ये तो शिफ्ट कितना हुआ, तो हमें 6 सेंटीमीटर बता दिया। अगर हमें कहा कितनी डेप्थ में दिखाई देगा, तो हमें दिखाई देगा 24 माइनस 6 सेंटीमीटर, दैट विल बी 18 सेंटीमीटर डेप्थ में दिखाई देगा। जो गहराई है वो 18 सेंटीमीटर गहरी है, उतनी दूर पे दिखाई देगा। समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमने नीचे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, सपोज करिए कॉइन टाइप का, ये कुछ भी है ए, इसके ऊपर हमने ना मीडियम्स रख दिया अलग अलग, 1 2 अलग अलग फॉर्म के मीडियम रख दिए, ठीक है। और अब हमें ये इसमें सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसकी थिकनेस ले लेते हैं 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए आप, ग्लास ले लेते हैं 3/2, ग्लास का 3/2 होता है, ग्लास ले लेते हैं। नीचे वाटर मान लेते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/4 4/3 वाटर का, और इसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं हमारा 50 करने के लिए कर देते हैं सीधा ही 14 सेंटीमीटर। तो टोटल डेप्थ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर हो आपकी डेप्थ है। 15 सेंटीमीटर डेप्थ में एक ऑब्जेक्ट रखा है ए रखा गया है, तो हमें कितनी हाइट, मतलब अगर हमें ऊपर से हम व्यू कर रहे हैं, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कितनी डेप्थ में दिखाई देगा, हमें कितनी डेप्थ में दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें कितना शिफ्ट होकर दिखाई देगा, क्लियर। यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हम बोलते हैं इस ऐसे केसेस में क्या करना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो उसमें आपको ये समझना है, सीधा लॉजिक लगाना है कि बोला है जो शिफ्ट हुआ ना, जो टोटल शिफ्ट हुआ है वो किसी वजह से शिफ्ट ड्यू टू फर्स्ट मीडियम प्लस शिफ्ट ड्यू टू सेकंड मीडियम, दोनों मीडियम का शिफ्ट निकालो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो पहले मीडियम क्या है, ऊपर वाले के हिसाब से देखते हैं। ऊपर वाले की थिकनेस कितनी है 36 इंटू 1 माइनस 1/3/2, 3 नीचे चलेगा 2 ऊपर चले जाएगा, खत्म। और अगला है 14 इंटू 1 माइनस 4/3, तो नीचे 1 ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 1/3 आएगा, 3 से कटेगा 12 आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको आप एलसीएम लेंगे 3 - 2 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 ये कटेगा 36, तो 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5, तो आपका शिफ्ट हो गया एक्चुअली में 15.5 सेंटीमीटर। तो ये शिफ्ट है आपका, ये क्या है आपका शिफ्ट। तो शिफ्ट आपको पता लग गया। अब हमें एक्चुअली में अब देखना है कि कितनी डेप्थ में दिखाई देगा। तो हमारे को जो दिखाई देगा वो जो डेप्थ में, तो दैट विल बी सिंपल, टोटल लेंथ कितनी, टोटल डेप्थ कितनी है 50, तो हमें देखेंगे तो एपेरेंट जो डेप्थ दिखाई देगी हमें, एपेरेंट डेप्थ दैट विल बी टोटल डेप्थ 50 माइनस 15.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0.5 4 33 40, ये आपका आंसर इस तरीके से बन जाएगा। समझ आ गया होगा। 2 की जगह 3 आपको रख दिए जाएंगे, मतलब अगर आपको सपोज करिए 1 2 3 4 5 मीडियम जो भी रखा जाएगा, सबको क्या करना है, आपको शिफ्ट को ऐड करते चले जाना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये करने पड़ते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए आज के इतना ही करते हैं, ओके।